अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि यूरोपियन नेशनलिटी पे अमेरिका में किस तरह से सेटलमेंट हो सकती है, इस पर डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। उसके बाद यूके की तरफ से एक नया रिकॉर्ड काम किया गया है, इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। रैगो फार्मासियोन में आसानी की एक अहम ख़बर है और इस पर कुछ दोस्तों ने कमेंट किए हैं, इस पर डिटेल के साथ बताऊंगा आप लोगों के से कि मौजूदा सिचुएशन क्या है और ये क्या फेवर में जा रही है या कि फेवर में नहीं जा रही, इस पर बात करेंगे। उसका आखिर में बात करूंगा आयरलैंड और इंग्लैंड के दरमियान जो ऑलरेडी एक माहदा है, उस माहदे को मज़ीद जो है उस पर यूके में बात की गई है और उस पर कानून साजी की गई है। वो क्या की गई है, क्या आयरलैंड की अब फ्री मूवमेंट पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं यूरोपियन नेशनलिटी होल्डर जो हैं वो अमेरिका में किस तरह से सेटलमेंट कर सकते हैं। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा दूसरे मालिक में सेटल होने के लिए कमेंट आ रहे हैं और तरीक़ाकार पूछने की बात हो रही है वो यूएसए ही है कि यूएसए में हम किस तरह से हम यूरोपियन नेशनलिटी पे वहाँ पे मूव हो सकते हैं और वहाँ पे सेटलमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के दरमियान सिर्फ एक ही मुआहदा है जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, जिसमें यंग लोगों का आपस में यानी कि 18 से लेकर 35 के दरमियान जो वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम है वही है, जिसमें यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम भी जिसको बोला जाता है। उसमें क्या होता है कि आपने वहाँ पे जाके अप्लाई नहीं करना बल्कि अपनी होम कंट्री में रहते हुए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्पेन से हैं, यहाँ पे आपने यहाँ पे अप्लाई करना है और यहाँ पे इसके लिए स्पेशल जो है वो सेपे की तरफ से एक वेबसाइट, सरकारी वेबसाइट पे स्पेशली इसका जो है ऑप्शन रखा गया है। अगर आप अप्लाई करते हैं तो उस ऑप्शन के ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये याद रखिए, ये तमाम वर्क एक्सपीरियंस के लिए नहीं है, ये स्पेसिफिक फील्ड्स के लिए है जिसके लिए लोग जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स की मोबिलिटी प्रोग्राम जो है उसमें भी अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे स्टडी के दौरान वहाँ पे रह सकते हैं और मज़ीद वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं और वहाँ पे ग्रेजुएशन जो भी आपकी वहाँ पे रिक्वायरमेंट हो पूरी करने के बाद आप वहाँ पे लीगल स्टेटस की तरफ जा सकते हैं जो कि एक वर्क परमिट की सूरत है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कहते हैं जिस तरह आप किसी शेंजन मुल्क में जाके वहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, टैक्स नंबर इशू कर सकते हैं, ऐसा वहाँ पे मुमकिन नहीं है। उसकी ये वजह है कि वो यूरोपीय यूनियन में भी नहीं है और शेंजन स्टेट में भी नहीं है और कोई भी ऐसा मुआहदा नहीं है इनके दरमियान। ये ज़रूर है कि आपको बहुत बड़ा बेनिफिट आज ये हासिल है कि आपकी फ्री एंट्री है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे ETA लेना पड़ता है यूएसए जाने के लिए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन है। वो लेने के बाद आप वहाँ पे जा सकते हैं, आ सकते हैं, मल्टीपल एंट्री आपको मिल जाती है। और अगर आप वहाँ पे वर्क करना चाहते हैं अपनी वर्क एक्सपीरियंस के मुताबिक तो वहाँ पे आपको लाजमी तौर पे वर्क परमिट अरेंज करना पड़ेगा और उसकी बेस पे आगे आपको वहाँ पे वर्क परमिट मिल सकता है। यहाँ पे ये आपको एक एग्जांपल्स बताता चलूँ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा तादाद में जो यूरोपियन वहाँ पे काम कर रहे हैं वो IT से रिलेटेड है। IT क्वालिफाइड लोग जो हैं वो यूएसए में, क्योंकि सैलरी लेवल ज़रा ज़्यादा है दूसरे मालिक की निस्बत, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में IT की फील्ड में काम कर रहे हैं। अगर तो आपका बैकग्राउंड IT से है और आपका एक्सपीरियंस है तो वहाँ पे बहुत इजीली आप अपनी सेटलमेंट कर सकते हैं और वहाँ पे बहुत इजीली आपको काम मिल सकता है। लेकिन दूसरी फील्ड्स के लोगों के लिए वर्क परमिट हासिल करना यूएसए में इतना ज़्यादा आसान नहीं है। उसका बेहतरीन हाल यही है कि अगर आप वहाँ पे जाते हैं, रहते हैं और वहाँ पे आप ग्राउंड बनाते हैं तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको वहाँ पे चांसेस बन सकते हैं। जिस तरह से आप दूसरे मालिक में, जैसे शेंजन स्टेट है, वहाँ पे जर्मनी आप चले गए, फ्रांस चले गए, दूसरे मालिक में चले गए, वहाँ पे जाके आपको सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस, अपना वर्क परमिट हासिल करना पड़ता है और उस पर ही आप वहाँ पे काम शुरू कर देते हैं। ऐसा यूएसए में मुमकिन नहीं है। मैं वर्क परमिट क्यों कह रहा हूँ, जैसे आप किसी भी शेंजन स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पे आपने एक टैक्स नंबर इशू करवाना होता है। उस टैक्स नंबर की बेस पे आप वहाँ पे काम कर सकते हैं और वो टैक्स नंबर तभी इशू वो करते हैं जब आपके पास कोई ना कोई वर्क जहाँ पे आपने करना है वहाँ से आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और जर्मनी में ख़ास तौर पे आपको सिर्फ और सिर्फ जिसको हम कहते हैं टाउन हॉल की रजिस्ट्रेशन, जिसको स्पेनिश में पदरोन कहते हैं, वो करवाना पड़ती है। आप उसके बाद टैक्स नंबर इशू करवा सकते हैं। लेकिन अगर स्कैंडिनेवियंस की बात करें जिसमें डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड हैं, दूसरे मालिक हैं, वहाँ पे आपको वर्क परमिट भी शो करवाना पड़ता है। उसके बाद ही आपको वहाँ पे रहने की परमिशन मिलती है और काम की परमिशन मिलती है। और उसके बाद आप वहाँ पे 5 साल के लिए आपको एक कार्ड इशू कर दिया जाता है जो कि PR के बराबर होता है।
वो आप अपनी मतबादल नेशनलिटी के साथ रख सकते हैं। और कल को अगर आप वहाँ पे नेशनलिटी लेना चाहते हैं तो वहाँ की रिक्वायरमेंट जो तकरीबन कम से कम 5 साल है वो पूरी करनी होती है, और उसके बाद आप वहाँ पे नेशनलिटी भी अप्लाई करके ले सकते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका में सेटलमेंट का यही एक तरीका है। इसके अलावा अगर कोई और तरीका आपकी नज़र में है या आपने यूज़ किया है तो आप दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में पूछते हैं, लेकिन क्योंकि वो शेंजन और यूरोपीय यूनियन में नहीं है, इस वजह से आपको लाजमी तौर पे वहाँ पे जाके वर्क परमिट लेना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पे काम कर सकेंगे। यहाँ तक एंट्री की बात है, वो आपकी फ्री एंट्री है, आपको सिर्फ और सिर्फ ETA लेना पड़ेगा और आप वहाँ पे जाने आने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दोस्तों, बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया है और इंग्लैंड में एक दिन में 8,000 के करीब जो हैं वो लोग इंटर हुए हैं, जो कि इलीगल इमिग्रेंट बोट्स के ज़रिए और मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, जो कि बहुत बड़ी तादाद बनती है और UK के लिए काफ़ी बड़ा सरदर्द साबित हुआ है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जैसे जैसे आगे इलेक्शन की डेट्स करीब आ रही हैं, जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा है नेक्स्ट ईयर का, वैसे वैसे UK में ये काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो रही है कि वहाँ पे किसी ना किसी तरह से इलीगल इमिग्रेंट्स की रोकथाम की जाए, इनको रोका जाए ताकि वो मुल्क में दाखिल ना हो। लेकिन उनकी तादाद डे बाई डे बढ़ती जा रही है, जो कि हुकूमत पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ने के लिए काफ़ी है, और बहुत ज़्यादा इस वक्त हुकूमत इस वजह से परेशान है। उनका मेन मोटो जो है वो यही बन चुका है कि किसी न किसी तरह इलीगल इमिग्रेंट्स की आमद को UK से रोका जाए, लेकिन फ़िलहाल उनको कामयाबी हासिल नहीं हो रही। इसका दोस्तों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। अब बात करते हैं रैगो फार्मासियन के बारे में। रैगो फार्मासियन के बारे में कुछ दोस्तों के कमेंट भी आए हैं और ज़ाती तौर पे कुछ दोस्तों को मैं जानता हूं जिनको रैगो फार्मासियन की फ़ाइलें सबमिट करने पे उनके कार्ड जो हैं वो पास हो चुके हैं। यहाँ पे अब काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चन ये हैं कि क्या हम इस कार्ड पे अपनी होम कंट्री जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि ये आपको परमिशो दी रेजिडेंसी मिल गया, परमिशो दी तरबाखुर नहीं मिला। इस रेजिडेंसी पे आप अपनी होम कंट्री जा सकते हैं, लेकिन ये याद रखें कि ये कार्ड आपको आर्जी तौर पे मिला है। अगर खुदा न खास्ता आप इसमें कोई गड़बड़ करते हैं तो आपका लीगल स्टेटस जो है वो दाव पे लग जाएगा। मेरा मशवरा ये है कि आप अपने इस कार्ड को लेने के बाद वो कोर्स जो आपने मेंशन किया कि आपने करना है उस कोर्स को करें, उस कोर्स को कंप्लीट करें। उसके बाद जो आपको परमिशो दी तरबाखो, परमिशो दी रेजिडेंसी जब इकट्ठा आपको मिल जाएगा कार्ड नया, जो कि सेकंड कार्ड होगा, उसके बाद आप इजीली तसल्ली के साथ अपनी होम कंट्री जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस कार्ड पे आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। अगर खुदा न खास्ता आपको की मजबूरी है और आपने जाना ही जाना, कोशिश करें 1-2 मैक्सिमम हफ्तों के लिए जाएं और वहाँ पे एंट्री डालें और बहुत जल्दी वापस आने की कोशिश करें और इस कोर्स को कंप्लीट करें। यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा असरात हैं कि बहुत जितने लोगों को ये कार्ड मिले हैं, हो सकता है कि उनमें से आधों से ज़्यादा के कार्ड जो है वो रिजेक्ट हो जाएं, क्योंकि वो कोर्स ना कर सकें और उस कोर्स के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट ना ले सकें जिसका उन्होंने मेंशन किया है। इस वजह से कोर्स शुरू करने से पहले, ये कार्ड लेने से पहले अच्छी तरह से तहकीक करें और उसके बारे में जानें, और तभी आप वहाँ पे मेंशन करेंगे, आप इसमें स्टडी करेंगे। अगर आप उसको कंप्लीट करेंगे और उस पर आपको वर्क परमिट मिल सकेगा। तो आसानी तो हो चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ बाद में जो प्रॉब्लम्स है उसको भी लाजमी तौर पे अपने जहन में रखें, ताकि ऐसा ना हो कि आप लीगल होने के बाद दोबारा से इलीगल हो जाएं। दोस्तों, इंग्लैंड में एक कॉन्फ्रेंस हुई है काफ़ी अहम, क्योंकि अब ब्रेक्सिट हो चुका है, इंग्लैंड यूरोपीय यूनियन से बाहर चला गया है। आयरलैंड के बारे में कि आयरलैंड को स्टेटस जो है वही रखा जाए या कि इस स्टेटस को तब्दील कर दिया जाए। वो स्टेटस क्या है? वो स्टेटस ये है कि UK के लोग आयरलैंड में और आयरलैंड के लोग UK में बग़ैर किसी प्रॉब्लम के, बग़ैर किसी रुकावट के जा आ के काम कर सकते हैं, रह सकते हैं। कोई भी टाइम लिमिट नहीं है कि इतने अरसे के अंदर ये वहाँ पे काम करेंगे या इतना अरसा रहेंगे, बल्कि इसी तरह रहेंगे जिस तरह आपस में एक दूसरे मुल्क के वो बाशिंदे हैं। तो इस पे कॉन्फ्रेंस हुई है ब्रेक्सिट होने के बाद कि आयरलैंड के स्टेटस को तब्दील किया जाए या वही रखा जाए। तो इसमें ये कहा गया है कि वही स्टेटस रखा जाएगा जो इनका ऑलरेडी मुआहदा है, उसी मुआहदे के तहत ये आपस में चलेंगे। आयरिश लोग इंग्लैंड में और इंग्लैंड लोग जो हैं वो आयरलैंड में जाके रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, कोई भी किसी तरह की रुकावट नहीं होगी। लेकिन जो दूसरे मुल्क के लोग हैं जो रेजिडेंसी रखते हैं आयरलैंड की, उनकी इंग्लैंड में फ्री एंट्री नहीं होगी। इस पर भी जोर दिया गया है, जिसमें रेफ्यूजी हैं, असाइलम सीकर्स हैं और बाकी जो लोग हैं जिनके पास रेजिडेंसी है लेकिन आयरलैंड की नेशनलिटी नहीं है, वो इंग्लैंड में जाके काम नहीं कर सकेंगे।
ये पाबंदी जो है ये बरकरार रखी गई है। बहरहाल इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके इसको ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।